learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today I am here with the part 3 of the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. Children, जिन्होंने मेरी part 1 and part 2 videos नहीं देखी हैं, please I am sharing the link over here. जाकर देखें, तब आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. अगर आप सोचें कि आपको बीच में से समझ में आ जाएगा तो वो नहीं होगा. फॉर द पार्ट 3 यू हैव टू वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो चिल्ड्रन, इन पार्ट 2 वी स्टडीड कि रशियन एम्पायर कैसा था, वहां पर मेजर रिलीजन कौन सा था, जार कौन थे, किंग को क्या कहते हैं, जार. सो ही वाज जार निकोलस 2. फिर हमने देखा कि रशिया में एग्रीकल्चर 85% पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे. एंड हमने दूसरी तरफ देखा कि इंडस्ट्रीज भी थी, लेकिन इंडस्ट्रीज पॉकेट्स में थी. मेजर और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वाज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. चिल्ड्रन, आज हमको ये देखना है कि जो पार्टीज बन रही थी, पेजेंट्स और फार्मर्स लड़ रहे थे अपने राइट्स के लिए. फार्मर्स की लड़ाई इतनी सी थी कि सारी लैंड जो नोबल्स की है वो हमको दे दी जाए, क्योंकि हम उन लैंड पे काम करते हैं, हम काम करते हैं, हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट. और दूसरी तरफ वर्कर्स का कहना यह था कि इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, रेलवे एक्सपैंड हो रहा है, न्यू सिटीज बन रही है, लेकिन हमारी वर्किंग कंडीशन तो इंप्रूव ही नहीं हो रही. तो वर्कर्स की ये अलग लड़ाई थी. तो चिल्ड्रन, यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो सोशलिज्म, जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म की हम बात कर रहे थे, वो रशिया में कैसे आने लगा, लोगों ने क्या किया कि रशिया में सोशलिज्म की हवा आ गई. तो चिल्ड्रन, द फर्स्ट इज कि जार निकोलस जो थे, जार निकोलस 2, वो इतने मतलब उनको ये लगता था कि मैं हूं. वो ऑटोक्रेटिक लीडर थे. उनको ये लगता था कि बस मेरा ही राज चले, मैं जो कह दूं वही होना चाहिए और कोई आवाज भी नहीं उठा सकता. तो चिल्ड्रन, उन्होंने अपनी ऑटोक्रेसी मेंटेन करने के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको इलीगल ठहरा दिया. उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी लीगल रहेगी बस, और बाकी सारी पार्टीज क्या होंगी, इलीगल होंगी. तो जितनी भी पार्टीज रशिया में बनती थी 1914 तक, वो सारी इलीगल होती थी. अब ये पार्टीज बनाई क्यों जाती थी? लोगों को ऐसा लगता था जब तक हम पॉलिटिकली किसी चीज को प्रेजेंट नहीं करेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनेगा ही नहीं. तो एक पॉलिटिकली एम्फसाइज करने के लिए, प्रेशर बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती थी. अब चूंकि ये रूल वहां था, तो यहाँ के जो पार्टी के वर्कर्स थे ना, वो चोरी चोरी चुपके चुपके काम करते थे. वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे. वो एक्चुअली अपने न्यूज़पेपर भी सेटअप करते थे. वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करते थे ताकि सोशलिज्म का आइडिया सब जगह फैले, स्प्रेड हो. और वो तो स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज करते थे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं होती है. एक तो पार्टी को इलीगल ठहरा रहे हो, ऊपर से हमारी सुन भी नहीं रहे हो, हमें बोलने का मौका भी नहीं देते. ये तो गलत बात है. और चिल्ड्रन, ये जो पार्टीज बन रही थी, कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया दिया था सोशलिज्म पे, वो उसी सोशलिज्म पे काम करना चाह रहे थे. इसी के ऊपर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्कर्स की कंडीशंस बहुत बुरी थी, और वो ये चाहते थे कि हमारी लिविंग कंडीशंस, हमारे लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको सुधारी जाए. तो उन्होंने क्या बनाई, चोरी चुपके से हिडन पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. अब चिल्ड्रन, दूसरी तरफ ये तो वर्कर्स की बात हो गई, इंडस्ट्रियल एरियाज की बात हो गई. अब हम थोड़ी सी कंट्री साइड की बात करते हैं. कंट्री साइड मतलब विलेजेस जो थोड़े सिटीज से बाहर थे. अब चिल्ड्रन, कंट्री साइड में ऐसा बोलते थे कुछ सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिज्म की बात करते थे, कि ये तो नेचुरल ही सोशलिस्ट है जो कंट्री साइड पेजेंट्स हैं. जो कंट्री साइड पेजेंट, जो विलेजेस में पेजेंट्स रहते हैं, वो तो ऑलरेडी सोशलिस्ट हैं. उन्हें सोशलिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है. बाय बर्थ उनके अंदर सोशलिज्म की फीलिंग्स है. अब देखो चिल्ड्रन, दो चीजें होती है. एक होता है
कि किसी भी चीज का आइडिया स्प्रेड हो रहा हो, फिर हम उसे फॉलो करें। और एक चीज होती है जो बाय बर्थ हमारे अंदर आती है, नेचुरली होती है। तो जो कंट्री साइड पेजेंट थे वो नेचुरली सोशलिस्ट थे। वो शुरू से ही जो प्रॉफिट होता था, कम्यून होता था, मेर होता था, उसको बांटते थे आपस में। सब साथ में मिलके खेती करते थे, सब साथ में मिलके काम करते थे। तो ये तो ऑलरेडी नेचुरल सोशलिस्ट थे। अब यहां इन पेजेंट्स की क्या लड़ाई थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो भी नोबल्स की लैंड है वो हमको दे दी जाए, क्योंकि हम उस पे काम करते हैं, हम उस पे मेहनत करते हैं, तो हमें तो वो लैंड चाहिए। वो पेजेंट्स जो थे वो नोबल्स की लैंड्स के पीछे पड़े हुए थे कि ये नोबल्स की जितनी लैंड है ना, हमको ट्रांसफर कर दो, हमें दे दो। तो चलो यहां पर इन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टीज। अब इनकी क्या डिमांड थी, ये पार्टी क्यों बनी, अभी मैंने बताया। पहला तो ये कि इनको लैंड चाहिए थी, किसकी, नोबल्स की। और दूसरा ये कि इनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इंप्रूव किया जाए। बस ये दो डिमांड थी इन लोगों की, इसलिए इन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। तो अभी दो पार्टी हो गई थी। एक तो हो गई थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो मार्क्स के आइडिया पे काम करती थी, उनके आइडियोलॉजी पर काम करती थी। दूसरी पार्टी हमारे पास हो गई थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी, जहां पे पेजेंट्स थे। तो दो पार्टी हो गई, एक वर्कर्स की हो गई, एक पेजेंट्स की हो गई। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये पेजेंट की पार्टी और वर्कर्स की पार्टी ने मिलके क्या किया। नाउ लर्नर्स, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स थे उनका कहना था कि जो ये यहाँ बात कही जा रही है कि सारी नोबल्स की लैंड उठा के किसको देना चाहिए, पेजेंट्स को दे देना चाहिए, वो इस चीज से बिल्कुल ही अग्री नहीं थे। They said that we people are not agreed with this कि सारी पेजेंट्स को वो लैंड दे दी जाए जो नोबल्स की है। भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? द रीजन इज कि उन लेनिन का कहना था। नाउ चिल्ड्रन, आप सोच रहे हो मैम ये लेनिन कौन है, कहां से आ गए? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा हु वाज लेनिन। लेनिन का कहना था कि पेजेंट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है, पेजेंट्स में भी वर्कर्स की तरह डिवीजन है। उनमें से कुछ पुअर हैं तो कुछ रिच हैं, कुछ एज अ लेबर काम कर रहे थे तो कुछ उनको एज अ लेबर हायर भी करते थे, मतलब वो एम्प्लॉयर्स थे, वो कुछ कैपिटलिस्ट भी थे पेजेंट्स। तो यहाँ पे लेनिन ने कहा कि इस बात से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री हूं कि आप पूरी नोबल्स की लैंड उठा के पेजेंट्स को दे दो। वी डू नॉट अग्री, क्योंकि यहाँ पेजेंट्स के बीच में खुद डिवीजन था। अब इसी डिफरेंशिएशन की वजह से ये जो डिफरेंस था कि एक रिच है तो दूसरा पुअर है, एक आपका एज अ वर्कर काम करता है तो एक एज अ कैपिटलिस्ट दूसरों से काम करवाता है, तो ये डिफरेंशिएशन की वजह से लेनिन ने कहा कि ये जो पेजेंट्स है ना, इनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएंगी सोशलिज्म वाली, और ये हमारे मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, ये हमारे सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। लेनिन ने कहा कि अगर हमें कोई पार्टी बनाना है, अगर हमें अपनी पार्टी में कोई मेंबर्स चाहिए हैं, तो हम वो लोग लेंगे जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं। हम क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे, ना कि हम क्वांटिटी मेंटेन करके चलेंगे कि जो चाहे वो पार्टी को ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं है, बहुत कम मेंबर लेंगे और जिन क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा, जो डिसिप्लिन्ड होंगे, और हम जो नंबर ऑफ पर्सन है वो भी कम रखेंगे। तो ये लेनिन का कहना था। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कहते थे कि नहीं, पार्टी कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, पार्टी जो होनी चाहिए वो सभी के लिए होनी चाहिए, कोई भी आके पार्टी को ज्वाइन कर ले। कुछ लोगों का ये कहना था। अब आ गया दोनों में डिफरेंशिएशन। लेनिन के खुद के पार्टी के लोग ऐसा कह रहे थे, जबकि लेनिन का कहना ये था कि पार्टी में लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, दैट टू वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, मैनर्स हो उनमें,
मैनरफुल हो वो। और ऑन द कॉन्ट्री कुछ लोगों का कहना ये था कि नहीं, कोई भी रशिया का मेंबर उसको ज्वाइन कर सकता है, पार्टी सबके लिए खुली हुई है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर लेनिन इस पार्टी के जो हेड थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये पार्टी आपके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक वो जो लेनिन के साइड थे, वो जो ये कहते थे कि नहीं पार्टी में सिलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, एक वो जो ये कहते थे कि नहीं पार्टी सभी के लिए होती है, कोई भी रशिया का बंदा आके उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो हियर कम्स टू काइंड ऑफ पीपल, दोज वर बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। अब मैम ये कैसे वर्ड्स बता दिया आपने, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, समझा दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले आपको यही समझाया जाएगा कि बोल्शेविक्स कौन थे और मेंशेविक्स कौन थे। नाउ लर्नर्स, वी विल सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। वो पार्टी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है और वो दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे हुई। सिंपल, यहाँ दोनों के विचार अलग थे, बस विचारों पे ये पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। सो चिल्ड्रन, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, ये तो रशियन नेम्स दे रखे हैं जिनका मतलब होता है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। बोल्शेविक्स पार्टी वॉज लेड बाय लेनिन, लेनिन चलाते थे इनको, और ये पार्टी आपके मार्टोव लीड करते थे। नाउ चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। अभी हमने इससे पहले ये देखा था कि यहाँ लेनिन का कहना ये था कि इस पार्टी में वो लोग होना चाहिए जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जो मतलब मैनरफुल हो, डिसिप्लिन लोग चाहिए थे इनको, क्योंकि ये क्या कह रहे थे कि हमें क्वांटिटी नहीं भरना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। ये बिलीव करते थे कि इनको टाइट नेट ग्रुप जो होता है ना रेवोल्यूशनरीज का, वो चाहिए था इनको। सो चिल्ड्रन, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, BO स्टैंड्स फॉर बॉस, और बॉस हमेशा डिसिप्लिन्ड एंड मैनरफुल होता है ना। यहाँ पर हम मेंशेविक को मेन से याद रखेंगे। मेन मीन्स कॉमन मैन, कॉमन पीपल की बात हो रही है कि कोई भी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। बस यही एक आपका डिफरेंस है बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स पार्टी में, राइट। अब इन दोनों पार्टीज ने क्या किया, लेनिन क्या करने निकले, कैसे टाइम एकदम से चेंज हुआ। अब जो टाइम आने वाला था 1905, दिस वाज द टर्ब्यूलेंट टाइम, बड़ा उठा पटक हो गई, बहुत चेंजेस आ गए। अब वो चेंजेस कैसे आए और क्यों आए, लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो लर्नर्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो समय आने वाला था ना, जो टाइम आने वाला था, बड़ा उठा पटक का टाइम आने वाला था, इसको बोलते हैं 1905 रेवोल्यूशन और ब्लडी संडे। दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, दोनों ही एक ही चीजें हैं, एक दूसरे के नाम हैं। 1905 रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लडी संडे। अब इस दिन हुआ क्या था जो इसका नाम ब्लडी संडे पड़ गया भाई, इतना खतरनाक नाम दे दिया ब्लडी संडे। नाउ लेट्स सी दैट चिल्ड्रन, एज वी नो कि रशिया जो है वो एक ऑटोक्रेसी है, वहां पे जार का रूल चलता है। तो चिल्ड्रन, कौन सा मोनार्क है, कौन सा ऐसा ऑटोक्रेटिक लीडर होगा जो ये चाहेगा कि उसका पावर डिवाइड हो जाए, उसकी जगह अब पार्लियामेंट आ जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो रशिया बीइंग एन ऑटोक्रेटिक कंट्री, यहाँ जार ने बिल्कुल ड्यूमा के लिए मना कर रखा था कि हम ड्यूमा नहीं बनाएंगे। नाउ मैम, व्हाट इज डूमा? डूमा इज द रशियन वर्ड फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। तो अब यहाँ जितने भी लिबरल्स थे, लिबरल्स मतलब जो फ्रीडम की बात करते थे, अब लिबरल्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, एसडीपी, एसआरपी, एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी,
एसआरपी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो जहां पर भी मैं एसडीपी और एसआरपी बोलूं आप समझ जाइएगा। तो चिल्ड्रन ये सारे इकट्ठा हो गए, एक हो गए और क्या डिमांड करने लगे? दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1905। इन्होंने कहा कि अब हम रेवोल्यूशन करेंगे और क्या डिमांड करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमको ये ऑटोक्रेसी वाला फंडा समझ में नहीं आता। अब हमको कोई किंग विंग नहीं चाहिए, कोई जार नहीं चाहिए। नाउ वी वांट ड्यूमा। तो चिल्ड्रन इसके लिए सब लोगों ने सपोर्ट किया। जैसा कि फ्रांस का इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिला तो वो रशिया में भी देखने को मिला। रशिया तक हवा आ गई थी। अब लोगों ने यहाँ सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जितने नेशनलिस्ट थे, जितने जडिस्ट थे। नाउ हु वर जडिस्ट? जडिस्ट वर द मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जो ये चाहते थे कि अब इस्लाम जो है मॉडर्नाइज हो जाए। तो ये सब लोग इकट्ठा साथ में आए एंड दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब चिल्ड्रन यहाँ ये तो समझ में आ गया कि ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है, क्या ये 1905 रेवोल्यूशन या ब्लडी संडे के लिए क्या ये अकेला एकमात्र रीजन हो सकता है? ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर और भी रीजंस थे जिसकी वजह से ब्लडी संडे हुआ था। एक तो ये क्लियर है कि ड्यूमा मांग रहे थे, ठीक है फाइन, ये तो ड्यूमा मांग रहे थे, उसके लिए लड़ाई चल रही थी। लेकिन रीजंस तो बहुत सारे थे, जिनमें से कुछ रीजंस तो ये थे कि अगर 1904 की बात करें तो रशिया के लिए वो बहुत ही बुरा पीरियड रहा है। रशिया में प्राइसेस जो है एसेंशियल कमोडिटीज के वो तेजी से बढ़ रहे थे और लोगों की वेजेस तो वही थी। जैसा हमने देखा कि वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी वेजेस को इंक्रीज की जाए। तो यहाँ वेजेस तो वही थी, मतलब वेजेस जो है अब वो बाय 20% डिक्लाइन हो गई थी। इतना डिफरेंस आ गया था। और चिल्ड्रन यहाँ पर जो मेंबरशिप थी ना वर्कर्स एसोसिएशन की, वो बढ़ती जा रही थी। सारे वर्कर्स ज्वाइन कर रहे थे ये एसोसिएशन, ये ग्रुप। क्यों? क्योंकि सब चाहते थे कि हमारी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाए। एंड चिल्ड्रन यहाँ पर सोने पे सुहागा ये हुआ, ऑलरेडी रशिया में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे, लोग ड्यूमा मांग रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आएगा मजा। अब वो मजा क्या था कि यहाँ पर 4 मेंबर थे आपके एसोसिएशन के, उनको निकाल दिया गया काम से। अब कहां से निकाला गया? आयरन वर्क पुटिलोव जगह का नाम है, वहां से इन 4 मेंबर्स को काम पे से निकाल दिया गया। देयर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, डिसमिस्ड। अब क्या था? अब वर्कर्स को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा अति हो गई भाई, अब हमको आवाज उठानी पड़ेगी। तो यहां पर टाइम आया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए। यू नो व्हाट? कितने नंबर्स में थे वो लोग? दे वर 1,10,000 इन नंबर्स। इन वर्कर्स ने मिलके डिसाइड किया कि हम जाएंगे और जार से बात करेंगे। भाई we'll talk to the king कि आप क्या कर रहे हो, आप हमारे मुनार्क हैं, हमारी वर्किंग कंडीशंस को सुधारना तो दूर, आपने तो हमारे वर्कर्स जो मेंबर्स थे उनको ही काम पे से निकाल दिया। तो यहाँ तो ये 1,10,000 वर्कर्स तो सिर्फ बात करने गए थे जार के पैलेस, और वह उनका पैलेस का नाम था विंटर पैलेस। ये सारे वर्कर्स को लीड करने वाले थे फादर गेपॉन, क्योंकि हर किसी को लीड करने वाला कोई ना कोई तो होता है। तो यहाँ इन वर्कर्स को लीड कर रहे थे फादर गेपॉन, और ये सब मिलके पहुंचे विंटर पैलेस। ये सब देखकर किंग घबरा गए, डर गए कि 1,10,000 करीब वर्कर्स मेरे पैलेस की तरफ
क्यों? यहाँ निकोलस क्यों डर गए? उनको ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि लुईस 16 जैसा हाल इनका हो जाए। राइट, अब इनकी सिचुएशन होने वाली थी थोड़ी सी खतरनाक। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब इन वर्कर्स को जार निकोलस ने अपने विंटर पैलेस से देखा, अरे बाप रे इतने सारे वर्कर्स यहाँ क्यों, वो तो डर गए और उन्होंने कोसैक्स को बोला कि जाओ इन वर्कर्स पे अटैक करो। अच्छा, उन्होंने अटैक करने के लिए क्यों ऑर्डर दिया? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो डरे हुए थे कि ये मुझे मारने आए, जबकि वो वर्कर्स तो अपनी बात रखने के लिए वहां गए थे। इतने में तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया कोसैक्स कि अब ये कोसैक्स क्या होता है? चिल्ड्रन, वो सोल्जर्स जो हॉर्स के साथ चलते हैं उनको कोसैक्स बोला जाता है। तो ये सब लोगों ने मिलके कर दिया अटैक किंग के कहने पे। जैसे ही ये अटैक किया और इतना झपटा झपटी हुई, मारा पीटी हुई कि आपके 100 वर्कर्स तो मर गए और 300 वर्कर्स वर वुंडेड, वो इंजर्ड हो गए, उनको लग गई। अब चिल्ड्रन, ये दिन था संडे का दिन था और ब्लडी क्यों हुआ? क्योंकि खून खराबा हो गया था, सड़कों पे खून वून पड़ा हुआ था, मारा पीटी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली अब क्लियर हो गया कि ये ब्लडी संडे नाम कैसे पड़ा। तो चिल्ड्रन, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग तो था कि वर्कर्स गए थे अपनी बात मनवाने और वहां पे निकोलस ने कुछ और ही ले लिया और ये क्या हो गया, एक छोटा सी एक इंसिडेंट बड़े से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई। अब इस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जार निकोलस ने क्या किया, देखते हैं। सो लर्नर्स, नाउ वी हैव टू स्टडी कि जो ब्लडी संडे हुआ था उसके बाद क्या नतीजे निकल कर आए। What were the results of Bloody Sunday? So children, ये जो Bloody Sunday का रिजल्ट था वो भी बहुत फेवरेबल रहा रशिया के लिए। कैसे? कि अब लोगों ने हर जगह स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। ऑल ओवर द कंट्री, पूरे रशिया में स्ट्राइक्स चलने लगी। यूनिवर्सिटीज भी बंद कर दी लोगों ने कि नहीं भाई अब कुछ नहीं पढ़ाई होगी, सब बंद कर दो। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, जितने लोग थे सब लोगों ने यूनियन पे यूनियन बनाना स्टार्ट कर दी और क्या डिमांड करने लगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इन्होंने कहा कि अब हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, इन अदर वर्ड्स डूमा चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए। अब ये सब देखकर देखो, किंग ऑलरेडी डरे हुए थे जो वहां पर हुआ उनके विंटर पैलेस पे, उसको देख के। दूसरा, ये स्ट्राइक्स हो रही थी, ऊपर से सब काम बंद कर रहे थे। अब लॉयर्स, डॉक्टर्स, इवन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे वो भी ड्यूमा मांगने लगे थे। तो जार को लगा कि अब मुझे परमिशन दे देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो लुईस 16 के जैसा हाल मेरा हो जाए और ये सब लोग मुझे मार दें। तो चिल्ड्रन, यहाँ जार ने परमिशन दे दी थी कि आप लोग ड्यूमा और पार्लियामेंट बना लें। अब चिल्ड्रन, ये ड्यूमा और पार्लियामेंट बनाने के लिए अग्री तो हो गए थे। क्या आपको लगता है कि ये खुश होंगे? ना, बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्या किया, आफ्टर 1905 ज्यादातर जितनी कमिटीज थी, यूनियंस थी, सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और तो और इनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि ये मेरा पावर डिवाइड हो जाए, तो इन्होंने पहला जो ड्यूमा बनाया गया था उसको विद इन 75 डेज डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। फिर दूसरा ड्यूमा बनाया गया 3 महीने के अंदर अंदर, उसको भी इन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया। व्हाट वाज द रीजन? इनको अब पसंद नहीं आ रहा था कि इनकी अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन उठाए, इनकी अथॉरिटी इनको शेयर करनी पड़े। So he suspended the second Duma as well. And when he went for the third Duma, तो इन्होंने बहुत चालाकी से उस ड्यूमा में अपने खुद के ही लोग डाल दिए जो कॉन्जर्वेटिव्स थे। कॉन्जर्वेटिव मतलब जो जार को पसंद करते थे, जो
प्रो-ज़ारिस्ट थे, उन सबको ड्यूमा में लेकर डाल दिया। तो चिल्ड्रन अल्टीमेट चली किसकी, अगर ड्यूमा में इन्होंने अपने खुद के लोगों को डाल दिया, वो भी कॉन्जर्वेटिव्स, तो जाहिर सी बात है वो सारे किसकी सुनेंगे, जार की सुनेंगे। किसके लिए काम करेंगे, जार के लिए काम करेंगे। तो यहां ड्यूमा बनाने का कोई मतलब रहा ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां जार ने यही चालाकी चली थी। और तो और चिल्ड्रन, ये सारी सिचुएशन चली रही थी रशिया में कि रशिया ने सबसे बड़ा जो एक स्टेप ले लिया वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। Now Russia was the part of First World War. अब आप इमेजिन करो, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, कितना नुकसान होने वाला था, कितनी चीजें तहस नहस होने वाली थी, कितने चेंजेस आने वाले थे। ये क्या कम चल रहा था रशिया में जो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब हम दोनों पढ़ेंगे और दोनों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए ये भी देखते हैं। नाउ लेट्स स्टडी कि जो ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था। दैट टुक प्लेस बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। नाउ चिल्ड्रन, सेंट्रल पावर्स कौन थे, दे वर टैग। टैग is a mnemonic to learn the names Turkey, Austria, Germany. वो वाला टैग जो आप फेसबुक पे वर्ड यूज करते हैं ना, टैग, सो इट स्टैंड्स फॉर टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। एंड अलाइड पावर कौन थे, अलाइड पावर्स वर बर्फीज। हम सबको बर्फी अच्छी लगती है, तो बर्फी से एक अलग निमोनिक है, वो है आपका ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली, सर्बिया। चलिए देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ इतनी ही कंट्रीज थी वॉर में लड़ने वाली, कंट्रीज और भी थी, बट आपके लिए इतनी काफी है कि आप इन कंट्रीज को जान लें। सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। तो अब आप यहाँ खुद देखें कि रशिया यहाँ जर्मनी से लड़ रहा था, सेम वैसा ही वाला केस हो गया मैरी एंटोनेट फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड लुइस 16 फ्रॉम फ्रांस। तो यहां पर भी रशिया किसके खिलाफ खड़ा हुआ था, जर्मनी के खिलाफ खड़ा हुआ था। बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया इन 1917। तो चिल्ड्रन, शुरू में जब ये वॉर हुआ तब रशिया ना बड़ी एंथुसियास्टिक थी कि अरे भैया हम ही ये वॉर जीतेंगे, अरे हम ही ये वॉर जीतने वाले हैं, देखना, और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। बट चिल्ड्रन, इसका उल्टा हुआ, रशिया कुड नॉट विन द वॉर, राइट। और यहाँ पे लोगों को जो जार को फॉलो करते थे, जो जार के इर्द गिर्द घूमते ही रहते थे, जिनको ऐसा लगता था कि जार हमारी सुनेगा, तो जार ने भी ना यहाँ उनको सुनने से मना कर दिया। यहाँ तक कि ड्यूमा के जो लोग थे, पार्लियामेंट के जो लोग थे, जो जार के ही थे, प्रो-ज़ारिस्ट थे, कॉन्जर्वेटिव्स थे, उनकी भी नहीं सुनी जार ने, राइट। और जार ने उनको भी सुनना बंद कर दिया था। तो अब जो फीलिंग्स थी एंटी जर्मन जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी लोगों के अंदर। क्यों बढ़ रही थी एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, क्यों आ रहे थे लोगों के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ जरीना। शी वॉज अलेक्जेंड्रा, शी वॉज फ्रॉम जर्मनी। जरीना जो थी, जार जैसे किंग को बोलते हैं, जरीना ऐसे क्वीन को बोलते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी ना वो जर्मनी से थी, तो लोग उनको भी पसंद नहीं करते थे, जरीना को, राइट। और जरीना जो थी ना वो अपने पब्लिक की तो नहीं सुनती थी, जो वहां के लोग थे उनकी नहीं सुनती थी। वो रासपुतिन करके कोई उनके फ्रेंड थे, वो उनकी बात ज्यादा सुनती थी, वो जो वो बोलता था वही कर देती थी। तो लोगों के अंदर उनके लिए भी गुस्सा भरा हुआ था। अब लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे थे, इतने ज्यादा हाई लेवल पे क्रिएट हो गए थे
कि आपके वहां सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी, उसका नाम इट वाज चेंज्ड एंड kept as Petrograd. Now that Petersburg name was kept Petrograd. नाम ही चेंज कर दिया. ये देखिए इतनी दुश्मनी होने लगी थी ना. चिल्ड्रन, रशिया गॉट डिफीटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट्स. दोनों तरफ से रशिया हार गया. और रशिया के लिए ये जो हार थी वो बहुत ही शॉकिंग और डीमोरलाइजिंग थी. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि रशिया को पूरा विश्वास था जब वो वॉर में एंटर हुई थी कि हम ही जीतेंगे. रशिया वॉज वेरी एंथुजियास्टिक दैट दे वुड विन द वॉर. और जहां उम्मीद हो जाती है और वो काम ना हो तो निराशा तो होनी है. तो ये जो झटका था रशिया को पड़ा था, उसके बाद क्या चेंजेस आए रशिया में, अब हमको इन चेंजेस के बारे में बात करना है. नाउ लर्नर्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था टैग और बर्फीज के बीच में, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए. सो चिल्ड्रन, अब रशिया में ना सब लोग जार को दोषी मानने लगे कि तुम्हारे वजह से हुआ. अब जार की कोई सुनता ही नहीं था, जार के मतलब इग्नोर कर देते, क्योंकि लोग ऐसे मानते थे कि जार के ही वजह से, निकोलस II की वजह से ही आपके इतने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं रशिया में. ये एक ऐसे किंग कहलाए जो रशिया को संभाल नहीं पाए. इवन रशिया की जो आर्मी थी वो भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई. क्रॉप्स, बिल्डिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. अब चिल्ड्रन, जाहिर सी बात है, जब कभी भी कहीं पर भी वॉर होता है तो वो सिचुएशन कभी भी अच्छी नहीं होती है उस कंट्री के लिए. बहुत सारे डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है, बहुत तबाही हो जाती है, कोई ग्रोथ नहीं हो पाता, फिर बरसों तक, सालों तक कोई ग्रोथ नहीं होगा. तो यही हाल रशिया का हो रहा था. रशिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उसकी वजह से 3 मिलियंस अराउंड 30 लाख पीपल रेफ्यूजीज हो गए थे. रेफ्यूजीज मतलब अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, ना घर है, ना देश है, ना कंट्री है, वो रेफ्यूजी बन गए हैं. तो उनको कहते हैं रेफ्यूजीज. एंड चिल्ड्रन, 7 मिलियन पीपल डाइड. कम से कम 70 लाख लोग मर गए थे ना. इमेजिन रशिया में क्या कम चल रहा था जो निकोलस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया था ना. चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स अगर आर्मी डिस्ट्रॉय हुई है, आर्मी पे इफेक्ट पड़ा है, तो जाहिर सी बात है सोल्जर्स से ही तो आर्मी बनती है. अब सोल्जर्स ने देखा इतने लोग मर गए, हम तो अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस वॉर में. अब वो नहीं चाहते थे कि इस वॉर में वो पार्टिसिपेट करें. और चिल्ड्रन, जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, आपने पूरे जितने भी हट्टे खट्टे पेजेंट्स थे, काम करने वाले लोग थे, जो एबल्ड लोग थे, उनको तो आर्मी में ही बुला लिया था, एज अ सोल्जर ज्वाइन करा दिया था. तो अब खेती बाड़ी करने के लिए बचा कौन था, और जो बचे थे उनके पास कुछ नहीं बचा था, जैसे पूरे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. तो इस सिचुएशन की वजह से रशिया में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया. रशिया वॉज एट हैवॉक. हैवॉक मीन्स अफरा तफरी हो गई पूरी तरीके से, कुछ भी स्टेबल नहीं था, हर चीज इनस्टेबल हो चुकी थी ना. चलिए इंडस्ट्रीज की बात करते हैं. इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा था, तो इंडस्ट्रीज डिग्रेड हो गई, कुछ तो बंद ही हो गई. जैसे ये स्मॉल वर्कशॉप्स थे, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो तो पूरी तरीके से शट डाउन हो गई. जर्मनी ने भी रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया रशिया को. अब रशिया को रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करती थी जर्मनी. रेलवे लाइंस ब्रेक हो गई, सब गई. मतलब अब जब
इंडस्ट्रीज ही नहीं चल रही हैं, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो रेलवे का क्या करेंगे? सो रेलवे लाइंस बिगिन टू ब्रेक डाउन। इवन रशिया में अब कुछ ही इंडस्ट्रीज रह गई थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज तो सारी बंद हो गई थी और तो और लेबर शॉर्टेज हो गई थी रशिया में। अब रशिया में कोई काम करने वाले लोग ही नहीं बचे थे, क्योंकि जितने काम करने वाले लोग थे, एबल बॉडीड वाले लोग थे, वो सारे तो जार ने आर्मी में ही ले लिए थे, आर्मी में ही एडमिट कर लिए थे, और वो सोल्जर्स वहाँ लड़े कि यहाँ काम करेंगे, तो यहाँ तो कोई बचा ही नहीं था, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। तो ये तो कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया की। चिल्ड्रन, ये आपका ब्लडी संडे 1905 रेवोल्यूशन और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी भी ये कम नहीं था, अभी तो और भी रेवोल्यूशन बाकी थे, अभी तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी बाकी है भाई, अभी कहाँ। इसलिए तो निकोलस बिकेम वेरी अनपॉपुलर जार ऑफ द रशिया, दो ही वॉज द लास्ट वन। इनको ये बोला जाता था इनके लिए कि ये ना रशिया को संभाल नहीं पाए, रशिया को बिल्कुल नहीं संभाल पाए, इनकी वजह से ही सारे इतने वॉर्स हुए हैं, इतने रेवोल्यूशंस हुए हैं। तो चिल्ड्रन, इन आर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4, वी पीपल विल डिस्कस अबाउट February Revolution. It's all about today's video. So children, before leaving my channel, please subscribe it. Hit the bell icon button in order to get my video as early as possible. अब children, आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, टफ लग नहीं रहा होगा। होपफुली अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर डाल दें। Bye learners, take care, have a nice day.